आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बेसिकली। तो देखिए, जो हम सबसे पहला चैप्टर उठाएंगे वो है आपका चैप्टर नंबर 1। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है केमिस्ट्री में। ओके, तो जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो है आपका क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। देखिए, क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनमें एक प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर लिखिए। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है बेसिकली ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण, क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण किए थे 4 प्रकार से। पहला आयनिक ठोस था, दूसरा आपका धात्विक ठोस था, तीसरा सहसंयोजी ठोस था और चौथा आपका आणविक ठोस था। हाँ, तो बेसिकली ठोसों का वर्गीकरण से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। आपको दे देगा आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, आपको लिखना पड़ेगा, या वो बोल देगा क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण कीजिए, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? आयनिक ठोस के बारे में, धात्विक ठोस के बारे में, सहसंयोजी ठोस के बारे में, आणविक ठोस के बारे में। तो ये था आपका सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर से पूछा जा सकता है, जिस पर प्रश्न, वो है क्रिस्टल जालक क्या होता है। बेसिकली एकक सेल क्या होते हैं, एकक सेल के प्रकार। एकक सेल के प्रकार पढ़े हैं। पहला होता है आपका सरल एकक सेल या एकक कोशिका भी कहते हैं इसे। दूसरा होता है आपका अंतःकेंद्रित एकक कोशिका या अंतःकेंद्रित एकक सेल। तीसरा होता है आपका फलक केंद्रित एकक कोशिका और आपका चौथा होता है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। ये पूछ सकता है बेसिकली। और एकक कोशिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, जैसे कि आपको मैं बता दूं, सरल एकक कोशिका में जो जिसे हम SCC भी कहते हैं SCC, तो इसमें जो परमाणु की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। बेसिकली एग्जाम में पूछता है। दूसरा क्या होता है आपका अंतः केंद्रित है, जिसे काय केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में BCC। उसमें कितनी होती है परमाणु संख्या? 2 होती है। और यदि हम बात करें FCC की, FCC का मतलब फलक केंद्रित घनी एकक कोशिका। हाँ, तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी होती है? बेसिकली 4 होती है। हाँ, तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्रिस्टल जालक क्या होते हैं, बेसिकली ऐसा पूछेगा। दूसरा एकक सेल या एकक कोशिका क्या होती है, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। हाँ, इनके प्रकार कौन कौन से? आपका SCC मतलब सरल एकक कोशिका, BCC अंतः केंद्रित घनी एकक कोशिका, FCC फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसका चौथा प्रकार भी होता है, हालांकि उसके बारे में डिस्कस हमें नहीं करना। वो होता है आपका अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। और प्रत्येक जो 3 प्रकार के एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका और जिसे काय केंद्रित एकक कोशिका में कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका में परमाणु की संख्या कितनी होती है, बेसिकली वो। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो है रिक्तियों से संबंधित। किससे संबंधित है? रिक्तियों से। अब रिक्तियों से कैसे? हमने रिक्तियां पढ़ी है, रिक्तियां 2 पढ़ी है। एक पढ़ी समचतुष्फलकीय या चतुष्फलकी रिक्तियां और दूसरी होती है अष्टफलकी रिक्तियां। हाँ, तो आपको रिक्तियां क्या होती है डेफिनेशन याद करना है, चतुष्फलकी रिक्तियां क्या होती है इनकी डेफिनेशन याद करना है। और चतुष्फलीय रिक्ति में हमने बेसिकली रिक्ति और रचक घटक की त्रिज्या, रचक घटक की त्रिज्या का अनुपात हमने पढ़े थे और निकालना भी सीखे थे। हाँ, तो बेसिकली ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, कि आपको क्या पूछ सकता है एग्जाम में कि समचतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है। समचतुष्फल की रिक्ति के लिए रिक्ति और रचक घटक की त्रिज्या के अनुपात लिखिए या संबंध निकालिए। बेसिकली रिक्ति का मतलब होता है स्मॉल r और बेसिकली रचक घटक की त्रिज्या होती है आपकी कैपिटल R। हाँ, तो इसका जो अनुपात आता है वो आपको लिखना है किसके लिए? समचतुष्फल की रिक्ति के लिए। और समचतुष्फल की रिक्ति के लिए हमें याद भी होता है, वो कितना होता है? बेसिकली 0.225 यही होता है। ये होती है रिक्ति की त्रिज्या, ये होती है रचक घटक की त्रिज्या। इनका अनुपात होता है 0.225 यदि आपकी कैसी रिक्ति है? समचतुष्फल की रिक्ति है। और अष्टफल की रिक्तियां की डेफिनेशन पूछेगा और अष्टफल की रिक्ति में भी यही पूछ सकता है कि अष्टफल की रिक्ति की त्रिज्या और रचक घटक की त्रिज्या के
अनुपात के बीच में संबंध को लिखिए या इसका डेरिवेशन कीजिए। प्रॉपर हमने डेरिवेशन भी किया है, आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली उसके लिए क्या आया था, R अपॉन कैपिटल R। R मतलब रिक्ति की त्रिज्या और कैपिटल R मतलब रचक घटक की त्रिज्या का अनुपात। ये बेसिकली कितना आया था, 0.414। हाँ, आपने याद भी किए होंगे शायद कि सम चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात लिखिए तो वो होता है 0.225। हाँ, बेसिकली वो उसका मतलब होता है कि रिक्ति की त्रिज्या मतलब स्मॉल r और रचक घटक की त्रिज्या का अनुपात 0.225 होता है। उसी प्रकार से आपने और भी पढ़े होंगे कि अष्टफल की रिक्ति का त्रिज्या अनुपात लिखिए। त्रिज्या अनुपात का मतलब ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या, त्रिज्या का अनुपात हो गया, वो कितना होता है 0.414 बेसिकली। हाँ, तो एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है कि रिक्तिका क्या होती है, रिक्तियां क्या होती है, इसके प्रकार लिखिए, या बेसिकली वो बोल देगा कि सम चतुष्फल की रिक्ति के लिए रिक्ति की त्रिज्या और रचक घटक की त्रिज्या के अनुपात के बीच में संबंध स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये निकालना है, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। हाँ, और बेसिकली ये होता है आपका स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R, ये होता है आपका अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात। हाँ, तो यहाँ से ये वाला भी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम पांचवें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि इस चैप्टर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो है आपका बिंदु दोष। बेसिकली बिंदु दोष कहे या इसे हम क्रिस्टल दोष कहे या इसे हम क्रिस्टलों में दोष कहे, बेसिकली ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 का। यदि मैं बात करूं आपको चैप्टर नंबर 1 में, हाँ, यदि मैंने जो अभी तक 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका बिंदु दोष या क्रिस्टलों में दोष। बेसिकली आपको इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके न्यू टाइप क्वेश्चन भी बनते हैं और बेसिकली थ्योरी वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, तो बिंदु दोष क्या होता है या क्रिस्टलों में दोष क्या होता है ये आपको पढ़ के जाना है। हाँ, बेसिकली बिंदु दोष के अंतर्गत 2 प्रकार के और दोष होते हैं, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति के अंतर्गत 4 प्रकार के दोष होते हैं। हाँ, उन 4 प्रकार के दोषों में जो मुख्य दोष होते हैं वो होते हैं आपके फ्रैंकल दोष। हाँ, जो जिसे आपको बेसिकली पढ़ना है, मैं जो बता रहा हूँ वही पढ़ के चले गए ना, तो आपके बेसिकली केमिस्ट्री में 95 प्लस मार्क्स आ जाएंगे यदि मैं जो कह रहा हूँ यदि वो आप पढ़ के जाते हैं तो। हाँ, तो बेसिकली फ्रैंकल दोष को अच्छे से पढ़ लेना और जो आपका स्कॉट दोष है उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। वैसे तो यदि हम बिंदु दोष की बात करें तो बिंदु दोष बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मिति। रस समीकरण मिति के अंतर्गत भी 4 प्रकार के दोष आते हैं। हाँ, एक होता है रिक्ति दोष, एक होता है आपका अंतराकाशी दोष, एक होता है फ्रैंकल दोष, एक होता है स्कॉट दोष। तो 4 में से आपको 2 वो है फ्रैंकल दोष, स्कॉट दोष, बहुत ही अच्छे से पढ़ना इन्हें। बेसिकली जो सबसे फेमस क्वेश्चन बनता है फ्रैंकल दोष स्कॉट दोष के ऊपर वो होता है फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष में अंतर लिखिए। क्या? फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष में अंतर लिखिए। हाँ, इसके बाद अरस समीकरण मिति दोष भी अनेक प्रकार के होते हैं। हालांकि यदि आप इंपॉर्टेंट के नजरिए से वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप बिंदु दोष में केवल फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष को अच्छे से पढ़ना। बिंदु दोष क्या होते हैं उसकी परिभाषा पढ़ लेना और बेसिकली फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष में अंतर और फ्रैंकल दोष स्कॉट दोष के उदाहरण सब कुछ फ्रैंकल दोष स्कॉट दोष के ऊपर पढ़ लेना। हाँ, यदि आप अरस समीकरण मिति दोष पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेना, नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अरस समीकरण मिति दोष से जो क्वेश्चन बहुत ही कम उठते हैं। हाँ, तो जो आपका 5th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, बिंदु दोष क्या होते हैं। हाँ, और बेसिकली उनके अंदर फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष में अंतर, ये बहुत अच्छे से पढ़ना, फ्रैंकल दोष और स्कॉट दोष में अंतर। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है वो है आपका n प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं और बेसिकली p प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं। बेसिकली ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि n प्रकार के अर्धचालक और p प्रकार के अर्धचालक में अंतर लिखिए। हाँ, तो आपको हर प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैंने टॉपिक का नाम बता दिया, n प्रकार का अर्धचालक, p प्रकार का अर्धचालक। इनकी परिभाषा याद कर लो, इनके उदाहरण याद कर लो, बेसिकली इनके अंतर याद कर लो पूरी तरह से। हाँ, और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हाँ, कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए, हमेशा याद रखना जो आपके नियम होते हैं,
जो आपके नियम होते हैं वो हमेशा आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करें, यदि कहीं किसी चैप्टर में आपके नियम है तो उन नियम को बहुत अच्छे से पढ़ ले। सबसे पहली बात, नियम को बहुत अच्छे से पढ़ ले। और नियम जब आप पढ़ते हैं तो उसे अपने इच्छा अनुसार नहीं लिख सकते हैं आप। जैसा नियम पुस्तक में लिखा है वही आपको एक्यूरेट एग्जाम में लिख के आना होता है। हाँ, यदि हम सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में आप समझ लो और उसे लिख लो, वो चलेगा। लेकिन नियम को यदि आप अपने अनुसार लिखने का प्रयास करते हैं तो इसमें नंबर कटने की संभावना होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? नियत तापमान पर, बेसिकली नियत तापमान पर यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से जो प्रवाहित धारा है वो विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है आपका ओम का नियम होता है। अब बेसिकली बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि वो नियत तापमान पर लिखना भूल जाते हैं और क्या लिख के आ जाते हैं? यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है तो चालक में से प्रवाहित धारा चालक में उत्पन्न विभवांतर की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। बस इतना लिख के आ जाते हैं। लेकिन याद रखना, वो नियत तापमान को भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? नियत तापमान को भूल जाते हैं। हाँ, तो हमेशा याद रखना जो आपके नियम होते हैं उसमें आप कुछ भी नहीं भूल सके। जैसा बुक में एक्यूरेट दिया, बुक में क्या दिया था? नियत तापमान पर यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। आप नियत तापमान को भूल गए, बाकी सब लिख दिए, आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरे मार्क्स कट जाएंगे। हमेशा याद रखना, नियम को जैसा कहा जाता है आपको वैसा ही एक्यूरेट लिखना रहता है। नियम जैसा लिखा है आपकी बुक्स में, जैसा एनसीईआरटी में लिखा है वही आपको एक्यूरेट लिख के रहना है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, लेकिन जैसे सिद्धांत की बात आ गए, थ्योरी क्वेश्चन की बात आ गए तो उसे आप कर सकते हैं। हाँ, तो हमेशा याद रखना जितने भी नियम है, आप जिस भी चैप्टर की प्रिपरेशन करें उस चैप्टर में यदि नियम है तो उन पूरे नियम को अच्छे से पढ़ ले, बाकायदा जैसे बुक में लिखा है वैसे याद करने का प्रयास करें। हाँ, दूसरा, बेसिकली जितने भी अंतर होते हैं जब आप किसी भी चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो किसी भी चैप्टर में यदि अंतर है और अंतर बनने की संभावना है तो आपको अंतर को अच्छे से याद रखना। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ऐसा पाया गया है कि आपको नियम से संबंधित क्वेश्चन और बेसिकली अंतर से संबंधित क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मैंने शुरुआत से देखो क्या बोला था? क्रिस्टल ठोस हुआ, क्रिस्टल ठोस में अंतर, क्योंकि जिस चैप्टर में अंतर बनने की संभावना है तो अंतर तो याद ही कर लो, क्योंकि अंतर बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते, नियम बेसिकली पूछे जाते हैं। हाँ, उसके बाद यदि हम बात करें आपका, यहाँ पर भी मैंने कहा फ्रैंकल दोष और स्कॉट की दोष में अंतर लिखिए। अंतर आपको अच्छे से पढ़ना ही है, चाहे कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। यदि उस सब्जेक्ट के उस चैप्टर से यदि अंतर बन सकते हैं तो आपको उन अंतर को अच्छे से याद रख लेना है और जो नियम है उनको आपको अच्छे से याद रख लेना है, बस। तो ये थे आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्रिस्टल ठोस और क्रिस्टल ठोस में अंतर, बहुत अच्छे से पढ़ना अंतर को। दूसरा है ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का जो वर्गीकरण किए थे हमने वो देखना है। बेसिकली उनके मध्य अन्योन्य क्रिया किस प्रकार से पाई जाती है उसके आधार पे हमने किए थे ठोसों का वर्गीकरण। आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजी ठोस, आणविक ठोस। हाँ, उसके बाद है क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक सेल क्या होता है, इसके प्रकार और एकक सेल के जितने भी प्रकार है उनमें उपस्थित परमाणु की संख्या वो आपको अच्छे से याद रख लेनी है। हाँ, उसके बाद रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, समचतुष्फल की, अष्टफल की। समचतुष्फल के लिए भी त्रिज्या अनुपात अर्थात रिक्ति की त्रिज्या और रचक घटक की त्रिज्या का अनुपात जो कि निकला था हमारा कितना 0.225 और अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात या जिसे हम कहते हैं रिक्ति की त्रिज्या और आपके रचक घटक की त्रिज्या का अनुपात वो कितना निकला था 0.414। त्रिज्या अनुपात का जो डेरिवेशन है वो आपको अच्छे से देख लेना है। हाँ, और इनकी बेसिकली डेफिनेशन। उसके बाद आता है आपका बिंदु दोष क्या होते हैं। बेसिकली उसमें भी फ्रैंकल दोष है, स्कॉट की दोष में अंतर को बेसिकली अच्छे से याद रखना। फिर आता है आपका एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक क्या होते हैं, इनमें अंतर। मैंने हमेशा कहा है जो भी नियम है उस चैप्टर में यदि कोई नियम है तो उसे अच्छे से याद रख लीजिए और जो भी अंतर है उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। तो एन प्रकार के अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक में अंतर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भी जैसे बेसिकली क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ब्रैग समीकरण लिखिए। हाँ, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, देख लेना वो। उसके अलावा यदि मैं बात करूं तो ब्रेवे जालकों की संख्या देख लेना। इसी प्रकार से आप क्या करना,
आप अपनी बुक उठाना या परीक्षा अध्ययन, परीक्षा सहायक, नवोदय जिससे भी आप पढ़ते हैं तो उसमें चैप्टर नंबर 1 खोलना, वहाँ पर बहुत सारे न्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे, उन न्यू टाइप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। और मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, यदि आप इसे ही अच्छे से पढ़ के चले गए तो आपका चैप्टर नंबर 1 में जो भी क्वेश्चन आएगा वो इसी से फंसने वाले हैं।